अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ओबाड़ो में केंद्र थाने की हदूद में सादकाबाद में कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच को डाकुओं ने लूट लिया है। मुतादिद मुसाफिर लापता हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दर्जनों की तादाद में जदीद असलहे से लेस डाकुओं ने हल्ला बोल दिया था। आपको बताएं कि बस में 27 अफराद सवार थे। ख़वातीन और कुछ अफराद को छोड़कर डाकू बाकियों को साथ लेकर चले गए हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ मुसाफिर लापता हैं जो खौफ के सबब गन्ने की फसल में छुप गए हैं। अगवा की तस्दीक नहीं कर सकते। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि ओबाड़ो में केंद्रा थाने की हदूद में सादकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच को डाकुओं ने लूट लिया है। मुतादिद मुसाफिर लापता हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दर्जनों की तादाद में जदीद असलहे से लेस डकैतों ने हल्ला बोला। बस में 27 अफराद सवार थे। ख़वातीन और कुछ अफराद को छोड़कर डाकू बाकियों को साथ ले गए। पुलिस का कहना है कि कुछ मुसाफिर लापता हैं जो खौफ के सबब गन्ने की फसल में छुप गए हैं। अगवा की तस्दीक नहीं कर सकते। हुकूमत ने डीजल की कीमत में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 14 रुपये सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 263 रुपये 45 पैसे बरकरार रखने का फैसला किया गया है। 14 रुपये कमी के बाद डीजल फी लीटर 265 रुपये 65 पैसे हो गई है कीमत। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई। जहरीला प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्द भी भारतीय निकला। हमलावर के साथ आपको बताएं कि सारी डिटेल सामने आ गई है और हमलावर के साथी ने कच्चा छट्टा खोल दिया है। बताया कि नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत और वालदा का इटली से है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीकात के लिए भारतीय हुकूमत से रब्ता कर लिया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट और उससे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बगैर किसी सबूत के हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया था। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी। सिडनी के साहिल पर बाप बेटे ने फायरिंग करके 15 लोगों को हलाक कर दिया। 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। शिनाख्त 50 साल के साजिद अकरम जबकि जख्मी हमलावर की शिनाख्त 24 साल के नवीद अकरम के नाम से हुई। भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का सिडनी दहशतगर्दी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से निकला। नवीद अकरम के साथी ने भांडा फोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू में मुकामी शहरी ने तस्दीक की कि बाप बेटे का ताल्लुक भारत से है जबकि नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दहशतगर्दों के हवाले से पूछगिछ के लिए भारतीय हुकूमत से राबता कर लिया। हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया गया। इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री सरगर्म हो गई। दुनिया को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में ऑस्ट्रेलियाई खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजा हासिल किया। साजिद अकरम गुज़श्ता 10 साल से एक गन क्लब का मेंबर था। उसके कब्जे से 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए। अपनी जान पर खेलकर हमलावर को काबू करने वाले सिडनी वाक़े के हीरो की दुनिया भर में पजीराई। बहादुर शहरी पर इनामात की बारिश कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमद की बेमिसाल दिलेरी की खुद तारीफ की। सिडनी में दहशतगर्दी। बहादुर शहरी ने जिंदगी दांव पर लगाकर कई जानें बचा लीं। अपनी जान पर खेलकर हमला आवर को काबू किया, असला छीन लिया। बहादुर शहरी की शनाख्त 33 साल अहमद अल अहमद के नाम से हुई जो 2 बच्चों के वालिद हैं और सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। हमला आवर को पकड़ने के दौरान अहमद को बाजू पर 2 गोलियां लगीं। ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। बेमिसाल कारनामा। बहादुर सपूत ने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिडनी वाक़े के हीरो की दुनिया भर में पजीराई। अमरीकी सदर ट्रंप भी अहमद की बहादुरी के मुतरफ। बेमिसाल दिलेरी का मुजाहरा करने वाले हकीकी हीरो पर दुनिया भर से इनामात की बारिश। अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख इनाम का ऐलान। अहमद की मदद के लिए ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी जारी। अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से जायद रकम जमा हो चुकी। अहमद की जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया भर में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमले में मुलव्विस शख्स स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया जबकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। सिडनी हमले पर ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। कौमी परचम सरनगू रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सिडनी में पेश आने वाले वाक़े पर ऑस्ट्रेलियाई क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाला। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की क़यादत खामोश रही। रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
جمہوریت کے نام پر نام نہاد بھارت میں مسلم دشمنی اور عدم برداشت کی انتہا ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار نے مسلمان ڈاکٹر کا نقاب سرعام کھینچ دیا۔ ویڈیو تیزی سے وائرل ہونے پر شدید عوامی اور سیاسی رد عمل سامنے آیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور اتحادیوں کی حکومتوں میں خواتین اور اقلیتوں کے تحفظ پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ کانگریس کا وزیر اعلیٰ بہار سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ انتہا پسند مودی کے بھارت میں اسلاموفوبیا اور خواتین دشمنی عروج پر۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار جنونی ہندوتوا کے نقش قدم پر۔ پٹنہ میں سرکاری تقریب کے دوران مسلم خاتون ڈاکٹر کی بے حرمتی کا شرمناک واقعہ۔ مودی کے اہم اتحادی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مسلمان خاتون ڈاکٹر نصرت پروین کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے زبردستی ان کا نقاب اتار دیا۔ ویڈیو وائرل، وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی بےہودہ حرکت پر اپوزیشن کا سخت رد عمل۔ کانگریس کا انتہا پسند وزیر اعلیٰ سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ نتیش کمار نے خواتین کا وقار پامال کیا اور ذاتی و مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کی۔ اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کے اس گھٹیا رویے کو ناقابل قبول، شرمناک اور ناقابل معافی قرار دیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی اس غیر اخلاقی حرکت پر وزیر اعلیٰ بہار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لکھا کہ نتیش بابو کی ذہنی حالت بگڑ چکی ہے اور اب وہ 100% RSS والے بن گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد چھوڑا گیا اسلحہ اب پاکستان کے لیے ایک سنگین سیکیورٹی خطرہ بن رہا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2021 کے انخلا کے دوران افغانستان میں تقریباً $7 ارب مالیت کا فوجی ساز و سامان چھوڑا گیا۔ اس ذخیرے میں 4 لاکھ سے زائد ہتھیار، نائٹ ویژن اور تھرمل آلات بھی شامل تھے۔ افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد چھوڑا گیا اسلحہ اب پاکستان کے لیے ایک سنگین سیکیورٹی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ 2021 کے انخلا کے دوران افغانستان میں تقریباً $7 ارب مالیت کا فوجی ساز و سامان چھوڑا گیا۔ اس ذخیرے میں 4 لاکھ سے زائد ہتھیار، نائٹ ویژن اور تھرمل آلات بھی شامل تھے۔ سیگار اور بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق طالبان نے بڑی مقدار میں اس اسلحے پر قبضہ کیا۔ تاہم طالبان نمائندوں کا کہنا ہے کہ کم از کم نصف اسلحہ اب لاپتہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اسلحہ فروخت، اسمگل یا غیر قانونی منڈیوں کے ذریعے پھیل رہا ہے، جس کی واضح مثال کابل اور قندھار کی اسلحہ مارکیٹس ہیں۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق اس اسلحے کے سب سے خطرناک اثرات پاکستان میں سامنے آ رہے ہیں، جہاں جدید ہتھیاروں کی دستیابی کے بعد دہشت گرد تنظیم TTP کے حملوں کی شدت اور صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان میں ضبط ہونے والے بعض ہتھیاروں کے سیریل نمبر افغان فورسز کو دیے گئے امریکی اسلحے سے ملتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں شدت پسندوں کے محفوظ ٹھکانے اور اسلحے کا پھیلاؤ خطے کے امن کے لیے بڑا چیلنج ہے اور عالمی برادری کو اس مسئلے پر فوری اور عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاک زمین پر ناپاک وجود ناقابل قبول ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردوں کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران مادر وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاک زمین پر ناپاک وجود ناقابل قبول، سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے قلعہ قبہ کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن کیا، دہشت گردوں کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور خوارج دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 7 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو انتہائی مؤثر اور پیشہ ورانہ انداز میں نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران مادر وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وطن پر قربان ہو گئے۔ شہید نائک یاسر خان کی یہ عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور شہید نائک یاسر خان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، ان کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔
اظہار رائے کے لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کو آزادی حاصل ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلاتی ہے۔ کچھ عناصر ملکی سلامتی کے در پہ ہیں۔ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان کے دشمن ممالک بھی ٹرینڈ بنا رہے ہیں۔ کینیڈا، یورپ اور دیگر ملک سے اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی کے لیے۔ ہمیں ان فورمز کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا ہے جو کہ آئین میں دی گئی۔ آپ پاکستان میں کچھ اداروں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ حدود و قیود ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کتنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے ٹرینڈ بناتے ہیں، باہر سے ایسے ممالک بھی آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ جو کے پی کے کا اکاؤنٹ ہے وہ کے پی کے سے نہیں، نارتھ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، ساؤتھ ایشیا سے، یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے توانائی بحران کے حوالے سے اس کے مستقل حل کے لیے بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈیسکوز اور جینکوز کی نجکاری سے بجلی کی مسابقتی مارکیٹ قائم ہوگی، جو توانائی کے مسائل کا دیر پا حل ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس، پاور سیکٹر روڈ میپ پر ہونے والی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ فیصل آباد، اسلام آباد اور گجرانوالہ الیکٹرک کمپنیز کی نجکاری پر عملی کام جاری ہے، جبکہ تینوں کمپنیز کی نجکاری کے لیے جلد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جاری کیے جائیں گے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ درآمدی کوئلے پر چلنے والے بجلی گھروں کو تھرکول پر منتقل کرنے کی تکنیکی فیزیبلٹی مکمل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے نظام کو جدید بنانے کے لیے بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم کو ناگزیر قرار دیا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نجی شعبے کو شامل کرنے کی ہدایت کی۔ اسٹیٹ بینک نے رواں سال کی آخری مانیٹری پالیسی جاری کر دی ہے۔ مرکزی بینک نے شرح سود مسلسل برقرار رکھنے کی پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ شرح سود میں کمی کا اعلان، اسٹیٹ بینک نے 50 بیسس پوائنٹس کمی کر دی۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ 4 مرتبہ سے شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا۔ مہنگائی کم اور شرح سود زیادہ ہونے کے باعث تاجر برادری مسلسل شرح سود میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، اہم معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ کراچی چیمبر کے صدر ریحان حنیف نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ فوراً نہیں کر سکتے تو بتدریج کرتے ہیں۔ اگر اس دفعہ آدھا کیا ہے، اگلی دفعہ مزید اس کو تھوڑا تھوڑا کم کر کے لے آئے سنگل ڈیجٹ میں۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن کے صدر فیصل موئیز نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ ابھی بھی خطے میں پاکستان میں شرح سود سب سے زیادہ ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اجرا کیا ہے اسٹیٹ بینک پہ، اس پہ بزنس کمیونٹی سخت مایوسی کا شکار ہے۔ جس خطے میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں اس میں جو ہمارے ممالک ہیں، جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں، ان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس وقت سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ پالیسی بیان میں کہا ہے کہ جولائی سے نومبر تک مہنگائی کی اوسط شرح میں زیادہ تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ معیشت بحالی کی طرف گامزن ہے۔ بڑی صنعتوں میں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ عالمی مارکیٹ کی صورتحال پاکستان کے برآمدی سیکٹر کے لیے چیلنج ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ شرح سود مہنگائی کی شرح کو 5 سے 7% کے درمیان رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کفیل احمد، بول نیوز، کراچی۔ 18 ماہ میں پاکستان نے نمایاں معاشی استحکام حاصل کیا۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبررساں ادارے کو انٹرویو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امداد بجائے تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی شراکت داری کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ مالیاتی نظم و ضبط کے تحت پرائمری سرپلس بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس نیٹ میں وسعت، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، توانائی اصلاحات اور خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری پاکستان کے معاشی مستقبل کی بنیاد ہیں۔
शुगर सेक्टर के बाद पोल्ट्री के शोबे में भी गठजोड़ के नुकसानात सामने आ गए हैं। उसको बेनकाब किया गया है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम साबित हो गया। मुसाक़ती अपील ट्रिब्यूनल ने कमीशन के फैसला बरकरार रखते हुए जुर्माना 5 करोड़ से कम करके 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी शुगर मिल्स मालकान के नक्श कदम पर चलते हुए गठजोड़ के ज़रिए कीमतें बढ़ाकर आवाम की जेब पर बड़ा डाका डाला। मुसाक़ती अपील ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से दायर अपील निपटा दी है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माना 15 दिन के अंदर अदा करने का हुक्म दिया गया है। दहशतगर्द हमले में APS पेशावर के बच्चों के कत्ले आम को 11 साल हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 11 साल कबल दहशतगर्दों ने कत्ले आम किया और मासूम बच्चों को निशाना बनाया था। दहशतगर्दी का निशाना बनाए गए बच्चों के हवाले से आपको बताएं कि हमले में मासूम तलबा समेत 147 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। साइने के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। शहीदों की याद दिसंबर आते ही मुल्क की फिजा सोख। जब बुज़दिल दहशतगर्दों ने सैकड़ों गोदे उजाड़, बच्चों को बचाते हुए स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी जानें कुर्बान की। लवाहिकीन का कहना है कि हमारी ज़िंदगी आज भी 16 दिसंबर पर रुकी हुई है। सिंध असेंबली इजलास MQM के मास महबूब का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा कि कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला जलाल हुसैन लंजार ने हैवी ट्रैफिक से यकीनन हादसात होते हैं, 250 से ज़ायद अमवात हुई हैं। जुमे को हमने कमेटी बनाई थी और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पॉइंट स्कोरिंग की गई। जुमे को हमने कमेटी बनाई थी, सियासी जमातें उस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। ट्रॉलर पर 1 लाख रुपए का चालान, 12,000 से ज़ायद ट्रक्स और डंपर को ट्रैकर्स लगाए गए हैं। हमें शहरियों का एहसास है। शहर में रवा साल 350 दिन के अंदर 245 लोगों को डंपर, टैंकर और कंटेनरों ने कुचल कर मार दिया। अच्छा, 15 दिन रह गए साल ख़त्म होने में, अभी तक इस साल में हमने कोई नहीं देखा कोई इक़दाम हुकूमत ने किया हो। शहरियों की जानें अजल का शिकार हुई हैं, कुछ शहीद हुए हैं जिनकी नंबरिंग अप्रॉक्सीमेटली 250 से ज़्यादा है। 100 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। कितने ई चालान ये वाटर टैंकर और डंपर किए हुए हैं। हमने कमेटी भी बनाई है। नो डाउट कि हमारे पास ट्रैफिक इशू है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है। अभी तक ऐसा कोई भी इक़दाम मैंने नहीं देखा कि वो डंपर या टैंकर को मॉनिटर कर रहे हों या उनके खिलाफ कोई FIR हुई हो। टैंकर माफिया जो है वो ऐसे सरेआम घूम रही है, ऐसी बात नहीं है। 1 लाख रुपए का चालान ले रहे हैं। अप टू डेट आज तक की माल साहब को हवाले कर देता हूँ कि कितने ट्रक, टैंकर वगैरह जो ओवर स्पीडिंग में चालान हुए, वो एक दिन में 3 बार भी वो चालान हुए। श्रीलंकन हुक्काम 1996 वर्ल्ड कप की फातेह कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को बतौर वज़ीर पेट्रोलियम करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। रानाटुंगा और उसके भाई पर तवील मुद्दती तेल की खरीदारी के ठेके देने के तरीक़ेकार को तब्दील करने, ज़्यादा कीमत पर जगह की खरीदारी करने का इल्ज़ाम है। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक खरीदारियों से रियासत को होने वाला कुल नुकसान 800 मिलियन रुपए से ज़ायद है। ज़राए के मुताबिक अर्जुन रानाटुंगा को बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा। केस की अगली समाअत 13 मार्च को होगी। PSL की शानदार ट्रॉफी ने न्यूयॉर्क में धूम मचा दी है, जलवे बिखेर दिए हैं। PCB के इवेंट ने तशहीरी मुहिम को 4 चांद लगा दिए हैं। साइम अयूब, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, शान मसूद समेत स्टार क्रिकेटर्स की पूरी कहकशां मौजूद थी। क्रिकेट फैंस की पुरजोश शिरकत ने तवक्को से ज़्यादा रौनक बढ़ाई और कौमी परचम की बहार देखने से में आई। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तानी यूट्यूब तख्लीक़कारों ने रवां बरस आलमी सतह पर नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। यूट्यूब के ताज़ा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी डिजिटल मवाद ने बैनुल-अक़वामी नाज़रीन में मजबूत मकाम बना लिया है। पाकिस्तानी मवाद को बैरून मुल्क नाजरीन की भरपूर पजीराई हासिल हो रही है। यूट्यूब पाकिस्तानी तख्लीक़कारों के लिए रोज़गार का मौसर ज़रिया बनता जा रहा है। यूट्यूब के मुताबिक 95,000 से ज़ायद पाकिस्तानी चैनल्स ने 10,000 सब्सक्राइबर्स का संग मील उबूर कर लिया, जबकि 13,000 से ज़्यादा चैनल्स के सब्सक्राइबर्स 1 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। 1,000 से ज़ायद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए।
आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी यूट्यूब मवाद का 60% से जायद वॉच टाइम बैरून मुल्क नाजरीन पर मुश्तमिल है, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तानी तख्लीकारों की मकबूलियत जाहिर होती है। ड्रामा रिव्यू, फूड ब्लॉगर्स, ट्रैवल शोज और पॉडकास्ट पाकिस्तानी यूट्यूब की नुमायां शनाख्त बन चुके हैं, जबकि एंटरटेनमेंट मवाद के जरिए माली और माशी आगाही को भी फ़रोग मिला है। आपको बताएं कि मुल्क में मौसम की शिद्दत बढ़ गई है। सवात समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सिंध और पंजाब में धुंध में इजाफा हो गया है। कराची में भी चंद रोज़ में सर्दी की लहर बढ़ने का इम्कान है। मुल्क में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर, मानसहरा और शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सवात के सियाहती मुकाम महूडंड के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा, किला अब्दुल्ला, चबंद, जोब और पशीन कोयटा में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची की रातें सर्द। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ लम्हों पहले ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी और उससे मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिससे बिल्डिंगें हिलती रहीं और हमने ये भी देखा कि ज़लज़ले की शिद्दत भी महसूस की गई। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और उससे मुल्हिका इलाकों में बोल के हेडक्वार्टर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको ये बताएं कि शाह फैसल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी में ज़लज़ला महसूस किया गया है। अब से कुछ देर पहले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और शाह फैसल कॉलोनी और उससे मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ला महसूस किया गया है। बोल के न्यूज़ रूम में भी और बिल्डिंग में भी ज़लज़ले को महसूस किया गया है। शाह फैसल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी और उससे मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बोल के दफ्तर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें शाह फैसल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी और उससे मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि अल फुरकान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुस्तक़बिल पाकिस्तान स्पोर्ट्स डे का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के 17 मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा व तालबात ने भरपूर शिरकत की है। स्पोर्ट्स डे का मकसद तलबा में खेलों के फ़रोग़, सेहतमंद सरगर्मियों और मुस्बत मुकाबलों के रुझान को फ़रोग़ देना था। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें तलबा व तालबात ने अपनी सलाहियतों, नज़्म व ज़ब्त और टीम वर्क का भरपूर मुज़ाहरा किया। अल फुरकान ट्रस्ट की फ़ाउंडर फ़रियाल आसिफ का कहना था कि मुस्तक़बिल के मेमारों को खेलों के मौक़े फ़राहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर क्रिकेटर अज़हर अली, क्रिकेटर फ़वाद आलम, हॉकी प्लेयर समीउल्लाह, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने भी शिरकत की और इवेंट को 4 चांद लगा दिए। खबरों में फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।